ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षण। देखो साहब, ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षण टॉपिक देख रहे हैं। इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे, इसके फॉर्मूले देखेंगे, फिर उन पे जो भी संभवतः प्रश्न या न्यूमेरिकल बनते हैं उनको अपन देखेंगे। ठीक है सर, चलो। गुरुत्वाकर्षण क्या है क्या नहीं है, सब आपने पढ़ रखा है। वैसे नहीं पढ़ा हो तो कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो, और पढ़ रखा है तो अच्छी बात है। 11th में पूरा चैप्टर है आपका, छठा है ना, तो वही है। इसके अंदर अभी अपन कुछ मुख्य बिंदुओं की बात कर रहे हैं ना। अगर डिटेल में चैप्टर पढ़ना है तो चैप्टर आप प्लेलिस्ट में देख के पढ़ सकते हैं। ओके। तो गुरुत्वाकर्षण क्या है? तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम जो बहुत फेमस है, जिससे फार्मूला हमको मिलता है, क्या कहता है भाई कि ब्रह्मांड में प्रत्येक कण किसी भी अन्य कण को अपनी ओर एक बल द्वारा आकर्षित करता है, जिसका मान दोनों कणों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती व बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस बल की दिशा दोनों कणों को मिलाने वाली रेखा के दिशा में होती है। जनरली आपको अगर फॉर्मूला याद है तो आप उससे परिभाषा लिख सकते हैं, और अगर आपको परिभाषा याद रहती है तो आप उससे फॉर्मूला बना सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि दोनों कणों के द्रव्यमान के गुणनफल यानी m1 इंटू m2 के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी बीच में दूरी कितनी है r, तो उसका वर्ग r² के व्युत्क्रमानुपाती यानी कि 1/r²। क्लियर? ये देखो यहाँ पे भी वही बात है ना, कि ब्रह्मांड में प्रत्येक कण किसी भी अन्य कण को अपनी ओर आकर्षित करता है। उस पर जो आकर्षण बल लगता है वह क्या कहलाता है? गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्वीय बल कहलाता है। इस बल का परिमाण दोनों कणों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती कहे चाहे अनुक्रमानुपाती कहे, बात एक ही होती है ना। अनुक्रमानुपाती या समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आपका फॉर्मूला कैसे बनेगा? देखो, F समानुपाती होगा m1 m2 के, और F समानुपाती होगा 1/r² के, है ना। तो दोनों को आप साथ में ले लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? F समानुपाती m1 m2/r²। और आपने देख रखा है कि समानुपाती का चिन्ह हटता है, बराबर का चिन्ह लगता है तो कोई न कोई स्थिरांक आता है ना। तो यहाँ पे हमारा स्थिरांक क्या आया है? कैपिटल G। इसको क्या कहते हैं? कैपिटल G यहाँ पे एक स्थिरांक है जिसे हम सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कहते हैं, है ना। इसकी वैल्यू भी आपको ध्यान रखनी है क्योंकि कभी डायरेक्टली पूछी जाती है। तो क्या आपको G स्थिरांक, गुरुत्वीय सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक या गुरुत्वीय स्थिरांक भी कहते हैं शॉर्ट में, है ना। तो इसकी वैल्यू ध्यान रखें। G का मान 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटा किलोग्राम स्क्वायर होती है ना। बटा किलोग्राम स्क्वायर को ऊपर ले लो तो घात में -2 लिख देते हैं। क्लियर है? ये आपकी G की वैल्यू है, आपको ध्यान रखनी है। G का मान किस किस पर निर्भर करता है भाई साहब? तो G का मान पिंडों की प्रकृति व आकार पर निर्भर नहीं करता है ना। कि गुरुत्वाकर्षण बल सदैव आकर्षण प्रकृति का होता है, जबकि विद्युत एवं चुंबकीय बलों की प्रकृति आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों की होती है ना। समान पोल पास में आते हैं तो उनमें क्या होता है? विकर्षण या प्रतिकर्षण, है ना। और विपरीत पोल आपस में आते हैं तो आकर्षण। पर गुरुत्वाकर्षण में हमेशा क्या होता है? आकर्षण, है ना। यह पिंडों के मध्य उपस्थित माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, जबकि विद्युत व चुंबकीय बल क्या करते हैं? माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। यह बहुत बड़ी परास के लिए सत्य है ना। क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बहुत दूरी से भी, आप बहुत ऊंचाई से भी कूदेंगे तो ज़मीन पे अपने आप खींचते हुए चले आएंगे, है ना। तो यह अंतर्ग्रही दूरियों से अंतर परमाणुक दूरियों तक के लिए कार्य करता है। यह एक केंद्रीय बल है, अर्थात पिंडों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है आपका गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल दो पिंडों के मध्य लगने वाला एक अन्योन्य बल है, अर्थात दो पिंडों के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल किसी अन्य पिंड की उपस्थिति या अनुपस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अध्यारोपण के सिद्धांत से पिंडों द्वारा किसी पिंड पर लगने वाले परिणामी बल पृथक पृथक पिंडों द्वारा लगने वाले बलों का सदिश योग होता है। यानी टोटल योग, आप जितने भी उनके द्वारा लगे हुए बल हैं उनका आप योग कर दो तो आपका टोटल बल आ जाएगा। क्लियर?
जबकि नाभिकीय बल कई पिंडों के मध्य लगने वाला अन्योन्य बल है। आपने पढ़ ही लिया है, गुरुत्वाकर्षण बल दुर्बल प्रकृति का बल है। दो इलेक्ट्रॉनों के मध्य लगने वाले गुरुत्वाकर्षण व स्थिर विद्युत बल का अनुपात 10⁻43 कोटि का होता है। देखो कितना फर्क है, कहाँ गुरुत्वाकर्षण बल और कहाँ स्थिर विद्युत बल, है ना। 10⁻43 कोटि का होता है। ये क्वेश्चन कभी डायरेक्टली पूछ ले कहीं MCQs में, तो आपको काम आ सकता है। गुरुत्वाकर्षण बल आपका एक संरक्षी बल है। संरक्षी असंरक्षी बल वगैरह अपन सब जब कार्य वगैरह पढ़ा था तब उसमें पढ़ रखा था, है ना। तो नहीं पढ़ा हो तो वो भी देख लें। यह एक संरक्षी बल है, इसके द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है। गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में एक पूर्ण चक्कर में किया गया कार्य शून्य होता है ना। वही बात संरक्षी बल और असंरक्षी बल की। ये संरक्षी बल में क्या होता है कि कार्य जब भी होता है वो पथ पर निर्भर नहीं करता है, और पूर्ण चक्र में किया गया कार्य हमेशा क्या होता है, 0 शून्य। इसी के अंदर हम पढ़ेंगे गुरुत्वीय त्वरण भी। गुरुत्वीय त्वरण वैसे आपको पता ही है, सभी को वैल्यू भी पता है, हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल भी किए हैं, लेकिन क्या है थोड़ी थ्योरी वो भी देखें, है ना। वैल्यू तो सभी को ध्यान में है, पर कहाँ से आती है वो वैल्यू, वो भी इसमें फॉर्मूला आता है, उसमें आप फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, है ना। तो क्या आता है देखो, पृथ्वी द्वारा किसी पिंड पर आरोपित गुरुत्वाकर्षण बल अथवा गुरुत्वाकर्षण खिंचाव गुरुत्व कहलाता है। हम जानते हैं कि जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो वह त्वरित होती है, अतः यदि कोई पिंड गुरुत्व के अधीन होता है तो उसे भी त्वरित होना चाहिए। अतः गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में पिंड की गति में उत्पन्न त्वरण गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। यानी कि जो भी एक्सेलरेशन त्वरण उत्पन्न होगा, लेकिन किसकी उपस्थिति में, किसके प्रभाव में, गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में, तो उसमें हम किसका रोल करेंगे, गुरुत्वीय त्वरण का। इसको किससे प्रदर्शित करेंगे, स्मॉल g से, है ना। नॉर्मल त्वरण किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल a से, तो गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g से प्रदर्शित करेंगे। m द्रव्यमान की वस्तु पृथ्वी की सतह पर रखी हुई है तो उस पर गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर G/m/r²। देखो ये फॉर्मूला तो सबने पढ़ लिया, अभी ध्यान देना, G/m1m2/r², ये अपन ने पढ़ा, है ना। दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। पढ़ लिया ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए। ओके, अब यहाँ पे m1 m2 ना लेके हमने कैपिटल M स्मॉल m लिया है, क्लियर, जिसमें स्मॉल m द्रव्यमान की वस्तु है और कैपिटल M अपना पृथ्वी का द्रव्यमान है, ठीक। और जो नीचे r² है वो दोनों के मध्य दूरी होती है ना। तो यहाँ पे दूरी कैसे निकालेंगे, ये दूरी आपको मानी है, जैसे स्मॉल m द्रव्यमान की वस्तु पृथ्वी की सतह पर है तो वहाँ से लेके पृथ्वी के केंद्र तक की दूरी, यानी कि क्या हो जाएगी, वो पृथ्वी की त्रिज्या। ओके, तो ये डिस्टेंस क्या हो गई, पृथ्वी की त्रिज्या, जिसको हमने लिया है कैपिटल R, क्लियर। तो यहाँ पे फॉर्मूला आपका बनता है F/G/m/r², जहाँ पे कैपिटल M पृथ्वी का द्रव्यमान, कैपिटल R पृथ्वी की त्रिज्या, स्मॉल g गुरुत्वीय त्वरण हो तो वस्तु पर पृथ्वी द्वारा आरोपित बल क्या होगा, F बराबर mg। गति के नियमों में हमने गति पढ़ रखी है सबने, है ना। तो गति में हमने पढ़ा था F बराबर mg, जी एम ए पढ़ा है, वही त्वरण यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण के लिए बात हो रही है तो गुरुत्वीय त्वरण, तो यहाँ पे हम ए की जगह स्मॉल g लेंगे, क्लियर। तो एक बल तो आपका होता है F बराबर mg, है ना, और एक बल आपने अभी ये पढ़ा F बराबर G/m/r²। तो दोनों बल को हम क्या कर सकते हैं, आपस में समान कर ले सकते हैं, है ना। तो दोनों बलों को आपस में रख दिया, दोनों समान हैं, तो स्मॉल m से स्मॉल m कट गया, तो आपके g का फॉर्मूला आ गया G/m/r², क्लियर। ये फॉर्मूला बड़े काम का है, इस फॉर्मूले से आप किसी भी ग्रह का जी की वैल्यू निकाल सकते हो, है ना, क्योंकि हर एक ग्रह के लिए जी की वैल्यू अलग आएगी। पृथ्वी के लिए हम लेते हैं 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, है ना, सभी के लिए अलग आएगी। क्यों अलग आएगी, क्योंकि देखो जी का मान तो सब जगह सेम है, सार्वत्रिक नियतांक है ये तो, ठीक है, लेकिन m पृथ्वी का द्रव्यमान अलग है ना, चंद्रमा का द्रव्यमान अलग होगा, मंगल का अलग, बृहस्पति का अलग, क्लियर। वैसे ही r सबकी त्रिज्या भी अलग, क्योंकि सबकी साइज अलग, है ना, सबकी साइज अलग, छोटी बड़ी किसी भी है ना, तो सबकी त्रिज्या का मान भी क्या आएगा, अलग, इसलिए सभी के लिए जी का मान भी क्या आएगा, अलग, है ना।
तो आपने सुना भी होगा कि पृथ्वी से चंद्रमा का वो जो जी का मान है वो 1/6 है ना, यानी कि मतलब 6 गुना भार आप ज़्यादा उठा सकते हैं वहाँ पे। ये छोटे छोटे तथ्य आपने सुने होंगे, है ना। तो ये जी का जो फॉर्मूला है आपका, ये मेन फार्मूला ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा आगे एक और गए हैं हम, और उसमें हमने क्या बदला है, देखो यहाँ पे हमने बदला है कि जो कैपिटल एम है इसकी जगह हमने और वैल्यू रखी है। कैसे रखी, देखो एम, कैपिटल एम होता है द्रव्यमान, है ना। द्रव्यमान होता है आयतन इंटू घनत्व, फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, द्रव्यमान बराबर आयतन इंटू घनत्व, है ना। तो आयतन होता है एज क्या है, पृथ्वी एक क्या है, कैसी शेप है, गोला है ना। तो पृथ्वी को हमने माना गोला, तो गोले का आयतन क्या हो गया, 4/3πr³। मैथ्स में पढ़ा होगा, गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3πr³। ओके, और घनत्व को हमने लिया है रॉ से प्रदर्शित करते हैं, इसको बोलते हैं रॉ, है ना। पी होता है ऐसा वाला, इसको बोलते हैं रॉ ने रॉ। ओके, तो ये हो गया हमारा द्रव्यमान इंटू घनत्व। क्या आया द्रव्यमान इंटू घनत्व से, अरे सॉरी, घनत्व इंटू आयतन, क्या आया उससे, द्रव्यमान। ओके, तो द्रव्यमान बराबर आयतन इंटू घनत्व। तो ये हमने रखा, ये वैल्यू हमने एम की जगह ये वैल्यू रखी यहाँ पे, ये क्लियर है यहाँ तक। अब देखो साहब, इसमें r² आपका देखो यहाँ पे भी समझाया रखा है, वैसे द्रव्यमान बराबर आयतन इंटू घनत्व कैसे लिखा है, है ना। इसमें आप r², एक 2 r कट जाएंगे, बचेगा ऊपर केवल r, है ना। तो फॉर्मूला आपका फाइनली मिलेगा ये। तो आप ये फॉर्मूला भी यूज़ में ले सकते हैं, g बराबर 4/3πρgr। ओके, द्रव्यमान मतलब g का मान ग्रह के द्रव्यमान पर, त्रिज्या पर, घनत्व पर निर्भर करता है। यह ग्रह की सतह पर रखी वस्तु के द्रव्यमान, त्रिज्या व घनत्व पर निर्भर नहीं करेगा, है ना। यानी कि कहने का मतलब, वह जो ग्रह है आपका, उस ग्रह के द्रव्यमान और त्रिज्या और घनत्व पर निर्भर करेगा, ना कि उस पर कोई वस्तु है उस वस्तु के ऊपर, है ना। अर्थात कोई ग्रह हल्की व भारी वस्तु में समान त्वरण उत्पन्न करता है ना, क्योंकि वो ग्रह पे डिपेंड करता है कि वो ग्रह कैसा है ना। जी की वैल्यू आप लिख चुके होंगे, नहीं लिखा हो लिख देना, है ना। उसके अंदर एक चीज़ रह गई, मैं बता देता हूँ, कि उसका विमीय सूत्र रह गया, है ना। विमीय सूत्र बता देते हैं अभी कैसे आया। वैसे आपको आता होगा निकालने, नहीं आता है कोई बात नहीं, विमीय सूत्र का भी एक वीडियो होगा, देख लें आप। इसमें मैं एक बार और बता देता हूँ कि विमीय सूत्र कैसे निकाला। देखो साहब, किसी का भी विमीय सूत्र निकालना है, अपन फॉर्मूला लिखेंगे। तो आपको ये फार्मूला, पहले मैं मेन फार्मूला बता देता हूँ। मेन फार्मूला आपको ध्यान है, F बराबर g m1m2/r²। क्लियर, ये फार्मूला आपको ध्यान है, हमको निकालना है जी का विमीय सूत्र। तो जी बराबर उसका फार्मूला लिख दो, F r² है ना, ये r²/m1m2। क्लियर। अब इसके अंदर इन सभी के विमीय फॉर्मूले जो भी आपको ध्यान है रख दो, जी का विमीय सूत्र आ जाएगा। ओके, तो कैसे निकालेंगे, देखो जी बराबर एफ का विमीय सूत्र होता है ml/t-2। ओके, अब ये कैसे आया वो अब बल में बता चुके हैं, तो आप बल का देख लेना, और वैसे सभी को आ रहा होगा। फिर r² यानी कि r क्या होती है, लंबाई कितनी बार है, l²। ओके, m1 m2, m भी कितनी बार है, 2 बार, तो m²। बस अब इसको सॉल्व कर लो, जो कट रहा है काट दो, है ना। तो l तो हो जाएगा क्यूब, एक m ये कट जाएगा, और t-2 का t-2 ही रहेगा। ओके, तो क्या मिला आपको, g बराबर विमीय सूत्र मिलेगा m⁻⁻1, है ना, वो ऊपर आ जाएगा इसलिए, और l³ और t-2। ओके, तो ये आ गया आपका विमीय सूत्र जी का। क्लियर, ध्यान रखें इसको। गुरुत्वीय त्वरण जी, तो स्मॉल जी गुरुत्वीय त्वरण किस पर निर्भर करेगा, किसी ग्रह के लिए m/r² अथवा ρr का मान अधिक होने पर जी का मान अधिक होता है ना। यानी वही बात, त्रिज्या अधिक होगी, घनत्व अधिक होगा, दोनों का गुणनफल जो अधिक आएगा उसका मान, उसके लिए जी का मान भी उतना ज़्यादा होगा। ओके, गुरुत्वीय त्वरण एक सदिश राशि है जिसकी दिशा सदैव ग्रह के केंद्र की ओर होती है। ये छोटी छोटी बातें हैं, मेन पॉइंट है, कभी डायरेक्टली पूछ लेते हैं तो ध्यान रखें।
विमीय सूत्र अभी अपन ने जी का विमीय सूत्र देखा, उसी के अंदर आपको क्या निकालना है, स्मॉल जी का विमीय सूत्र निकाल लेंगे कि बताऊं, बता देते हैं आपको। स्मॉल जी का फॉर्मूला लिखो पहले तो, जी एम अपॉन क्लियर। अब रख दो विमीय सूत्र कैसे लिखेंगे, अभी अपने कैपिटल जी का विमीय सूत्र निकाला था m-1 L³ T-2 है ना, और अब बाकी का रखो, एक m गुणे में है तो ये m का m ही रहेगा है ना, अपॉन में r², r क्या होता है, लेंथ स्क्वायर ये, ठीक है। तो जो कट रहा है काट दो, ये m प्लस का ये माइनस का ये कट जाएगा आपस में, ओके। ये L² L हट जाएगा, बचा केवल आपका कितना बचा, L-T-2 इतना बचा, ओके। तो आपका गुरुत्वीय त्वरण का विमीय सूत्र आ गया L-T-2। कहाँ गया साहब, L-T, ये आ गया हमारा विमीय सूत्र, ओके। वैसे सभी को आता होगा निकालने। हाँ, पृथ्वी की सतह पर जी का औसत मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, या फिर देखो दूसरे में भी दे रखा है, यानी कभी आपको काम पड़ जाए, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से ही काम चले, है ना। तो कभी सेमी पर सेकंड स्क्वायर, फीट पर सेकंड स्क्वायर भी लेना पड़ता है, इसलिए आप वैल्यू सभी की याद रखें, सभी का आपको ध्यान में होना चाहिए, ओके। तो ये वैल्यूज़ भी आप नोट रखें, ध्यान रखें, ये वैल्यूज़ बहुत कम देखने को मिलेगी आपको कहीं, है ना, तो ध्यान रखें। गुरुत्वीय त्वरण का मान निम्न कारकों के कारण परिवर्तित होता है, यानी कि किन किन पर निर्भर करता है, वही बात है, एक प्रकार से इनडायरेक्टली वही कह रहा है कि पृथ्वी के आकार पर, पिंड की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर, है ना, डिस्टेंस पे निर्भर करता है, तो वही बात है सतह से ऊंचाई, और पिंड की पृथ्वी की सतह से गहराई, यहाँ भी वही बात है, और पृथ्वी का अक्षीय घूर्णन, ओके। ये कुछ मेन टॉपिक हैं आपके। इसके अंतिम एक चीज़ बचती है इसके अंदर गुरुत्वाकर्षण में, और भी अपन देखेंगे, अभी बहुत सारे फॉर्मूले आएंगे, अभी और भी डीप जाएंगे, तो बहुत सारे पहले अपन फॉर्मूले पढ़ लें, फिर अपन उसके क्वेश्चन देखें, है ना। तो इसलिए मैं एक बार जितना हो सके आपको थ्योरी और फॉर्मूलेज पहले बता रहा हूँ। तो पहले वो देखो, अभी एक लास्ट एक ये कैलकुलेशन देख लो छोटी सी, इसके अंदर आपको इतना कुछ याद रखना है जैसी चीज़ नहीं है, लेकिन केवल एक बार आपको अगर कहीं कहीं गलती से कहीं कुछ पूछ ले तो आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि कभी पढ़ा नहीं, है ना। तो पृथ्वी के द्रव्यमान व घनत्व की गणना न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण से नियम से की जा सकती है। यहाँ पे ये बता रहे हैं, देखो साहब, कि एक तो ये निकाल रहे हैं पृथ्वी का द्रव्यमान, है ना। तो पृथ्वी का द्रव्यमान क्या निकाला, कुछ नहीं किया है, वैल्यू रख दी है m बराबर, जैसे फॉर्मूला है आपका G r² है ना। तो g जो सार्वत्रिक नियतांक है 6.67 × 10⁻11, सभी को पता है, वैल्यू वही रखी है ना। स्मॉल g 9.8 होता है, सभी को पता है, वही वैल्यू रखी है। और r होता है, याद रखना आप, पृथ्वी की त्रिज्या, ये सुना नहीं हो कभी तो सुन लेना कि पृथ्वी की त्रिज्या लगभग हम मानते हैं 6400 किलोमीटर, कितनी है, 6400 किलोमीटर की त्रिज्या है पृथ्वी की। सोच सकते हैं 6400 किलोमीटर की त्रिज्या कितनी गहरी है ना। तो 6400 किलोमीटर, लेकिन किलोमीटर में ना लेके हम यहाँ पे किस में लेंगे, मीटर, है ना। तो 6400 किलोमीटर को आप मीटर में बदलेंगे तो वो 6.4 × 10⁻6 मीटर के आसपास आएगा, है ना। तो ये आएगा आपका, जब आप ये सारी वैल्यू इसमें रख देते हैं तब आपको क्या मिलता है, m क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान, जो कि लगभग किसके बराबर मिलेगा आपको, 10⁻25 किलोग्राम के। कितना है पृथ्वी का द्रव्यमान, 10⁻, पीछे 25 जीरो लगाओ बैठ के, है ना, और फिर गिनना कितने किलो हुआ, ओके। अच्छा टाइम पास है। तो ये आ गई आपकी पृथ्वी के m की वैल्यू, r की वैल्यू भी आप ध्यान रखनी हो तो रखें, 6400 किलोमीटर, है ना। ये आपका पृथ्वी का एवरेज द्रव्यमान, ओके। और एक क्या निकाला है यहाँ पे, पृथ्वी का घनत्व। तो वही बात जो हमारा जी का जो सूत्र था, उसमें घनत्व को एक तरफ रहने दिया, बाकी सबका पक्षांतरण कर दिया, उससे घनत्व का फॉर्मूला आया, और उसी फॉर्मूले में सारी जो वैल्यूज़ आपको पता हैं वही सब वैल्यूज़ यहाँ रखी हैं, है ना, आर की, जी की, स्मॉल जी, कैपिटल जी, सभी, है ना। तो वही वैल्यू रखी हैं, और इन सब को अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपको क्या मिलता है, लगभग मिलेगा 5478 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, है ना। घनत्व है इसलिए किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब में निकाला है।
तो ये घनत्व की वैल्यू है पृथ्वी के लिए। तो कभी किसी न्यूमेरिकल में या कहीं कभी डायरेक्ट पूछ ले तो हमें ध्यान होनी चाहिए, है ना। रटो बैठ के ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, पर एक बार आपने पढ़ा भी होगा, ध्यान होगा, तो आपको अपने आप ध्यान में आ जाएगा। ओके, तो ये कुछ कहानी है इसकी। अभी और आगे गुरुत्वाकर्षण थोड़ा चलेगा, है ना, फिर अपन इसके क्वेश्चन देखने शुरू करेंगे। ओके, तब तक पढ़ते रहो, मस्त रहो, थोड़ा थोड़ा अपना खुद का नोट्स बनाओ, प्रैक्टिस करो, जितना हो सकेगा अभ्यास खुद करोगे, खुद हाथ में चलाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ओके साहब, धन्यवाद।